बड़ा सम्मान क्या मायावती जी दे सकती हैं क्या? अखिलेश यादव जी दे सकते हैं क्या? राहुल गांधी जी दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते मेरे मित्रों। नुकसान सबका है और जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। इसलिए मैं आपको दूसरी तरफ पिछड़ा वर्ग आयोग इस देश में बने, आजादी के बाद से लगातार इस मांग को किया जा रहा था। मोदी जी के नेतृत्व में आपने सरकार बनाया, आज पिछड़ा वर्ग आयोग बना, उसे संवैधानिक दर्जा मिला। आज पिछड़े वर्ग के लोग भी अपनी कोई भी शिकायत वहां दर्ज करा करके वहां न्याय पा सकते हैं। या व्यवस्था मोदी जी नहीं होती तो क्या संभव थी क्या? पता करिएगा कि कल पीपलसाना में क्या हुआ, जरा पता करिएगा कि गढ़ी में क्या हुआ, जरा पता करिएगा कि आज रवाना में क्या हुजूम था, जरा पता करिएगा कि कल भोजपुर की सड़कों पे शाम में नारों का शोर आसमान को छू रहा था कि नहीं छू रहा था। जरा पता करिएगा और पता करिएगा मुरादाबाद वालों के आज शरीफ नगर का मंजर कैसा था, जरा पता करिएगा। हालत ये हो गई है कि बौखला गए हैं मौजूदा सांसद साहब। सामान्य वर्ग के गरीब जिनको नौकरियों में या आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता, उन गरीबों के लिए भी 10% आरक्षण दिया और मेरे पिछड़े और दलितों के आरक्षण में से एक भी कटौती किए बिना दिया। क्या यह सबका साथ सबका विकास नहीं है क्या? अगर मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास किया है तो मोदी जी को एक अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और मिलना चाहिए। दोनों हाथ उठा कर मिलना चाहिए कि मिलना चाहिए? अगर मोदी जी को एक अवसर आप और देना चाहते हैं तो मैं आप सबसे अपील करके आया हूं। मैं सर्वेश जी को केवल सांसद बनाने के लिए आपका आशीर्वाद मांगने नहीं आया, मैं मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री फिर से बनाने के लिए आपका एक एक वोट मांगने के लिए आया। अगर इस देश के अंदर चुनाव की प्रक्रिया ऐसी होती कि आप प्रधानमंत्री बनाने के लिए सीधे वोट देते तो ईवीएम मशीन में कमल के फूल के अलावा न साइकिल दिखती, न पंजा दिखता, न हाथी दिखता, केवल कमल का फूल दिखता। लेकिन प्रक्रिया मोदी जी को आप सीधे वोट नहीं दे सकते। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो सर्वेश जी को आपको सांसद बनाने का काम करना करेंगे ना? आप देख सकते हैं देश के बारे में क्या इनका भाव है। अयोध्या में यानी राम की मूर्ति से समीकरण नहीं है, उसके पास गोलियां नहीं है, बंदूकें नहीं है। उनकी आज हालत इतनी खराब है कि वो हर सभा में पुलिस भेज रहे हैं कि किसी तरह हमारी जनसभा में थोड़ा व्यवधान उत्पन्न हो सके। लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है क्योंकि हम संवैधानिक लोग हैं, हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम प्रॉपर परमिशन लेकर के जनसभाएं करते हैं। ऐसे ही 3 दिन पहले कांट की जनसभा में हमारे साथ किया गया कि हमारे सक्रिय कार्यकर्ता बुजुर्ग कांग्रेसी राम स्वरूप जाटो जी को भरी सभा के बीच में से चुपके से बुला के पुलिस ले गई। मैं माइक पर था, जैसे ही मुझे पता चला मैंने माइक बंद करवाया। मैंने कहा चलिए सब कोई थाने, देखते हैं किस पुलिस में हिम्मत है कि हमारे बुजुर्ग कांग्रेसी को थाने में रख सके। तो क्या है, कोई मुद्दा ही नहीं है। कहते मोदी जी आएंगे तो ये तो भ्रष्टाचार रोकने का काम कर रहे हैं, ये समस्या इनको लगती है। आपने 2014 में कमल खिलाया, 2017 में कमल खिलाया और 2014 में कमल खिलाने के बाद विधानसभा में भी आपके बीच आया। और आपके बीच जब आया था उस समय मुझे कांड की घटना मुझे याद है, लेकिन आप भरोसा रखिएगा कांड जैसी घटना मोदी जी और योगी जी की सरकार के रहते हुए और केशव प्रसाद अगर वहां लखनऊ में बैठा है तो ऐसी घटना नहीं होने पाएगा। जो कल तक मुझे बाहरी बता रहे थे, आज उनके पास न तो मुद्दे हैं, न तो कोई इल्जाम है, न तो कोई आरोप है। आज उनके चेहरे उतरे हुए हैं, आज थके हुए हैं, उनके कांधे झुके हुए हैं। ये हो पाया है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी मोहब्बतों की बुनियाद पर हो पाया है। मैं मुरादाबाद छोटी लड़ाई लड़ने नहीं आया हूं, मेरा मकसद छोटा नहीं होता। पिछले 7-8 साल से मैंने कभी छोटे शिकार नहीं किए।
सबसे ताकतवर शख्सियत के खिलाफ आवाज उठाई। मैंने सोचा छोटे मोटे भाजपाइयों में शेर पढ़ने का क्या मतलब, शेर पढ़ना है तो सीधे इस देश के प्रधानमंत्री को टारगेट करके शेर पढ़ा जाएगा। हमारे तो इंस्पेक्टर साहब बेचारे चुपचाप चले गए। मैंने उनसे कहा इंस्पेक्टर साहब इस खाकी वर्दी की अहमियत को समझिए, सरकार सिर्फ दिल्ली वाली जो है वो 23 मई तक ही है। मैं आप सबको यह भी आह्वान करना चाहता हूं, हमारी सरकार का लक्ष्य विकास 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 है। हमारी सरकार का लक्ष्य सुशासन है। हमारी सरकार का लक्ष्य गरीबों के जीवन में खुशहाली लाना है। आप कभी कल्पना करते थे माननीय नरेंद्र मोदी जी अगर भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते तो जिस देश के अंदर 70 साल में 13 करोड़ गैस के कनेक्शन मिले, केवल 5 साल में 13 करोड़ से ज्यादा गैस के कनेक्शन मेरे मोदी जी ने देने का काम किया। उसमें 6.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निःशुल्क कनेक्शन दिए। लगता है कि हिंदुस्तान ऐसी तस्वीरों से बनता है, हिंदुस्तान ऐसी तस्वीरों से बनता है। डरते हैं भाजपा वाले ऐसी तस्वीरों से। वो नहीं चाहते कि किसी इमरान के साथ, किसी असद मौलाई के साथ आनंद मोहन साहब खड़े हो जाए। वो तो बंटवारा करना चाहते हैं समाज का, वो तोड़ना चाहते हैं इस मुल्क को। उनकी सोच तोड़ने वाली है। लेकिन ये कांग्रेस है साहब, ये कांग्रेस है जिसने इंदिरा जी की कुर्बानी देकर के, राजीव जी की कुर्बानी देकर के इस लहू से इस मुल्क की मिट्टी को सींचा है। कल्पना कर सकते थे अगर माननीय मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते तो इस देश के गरीबों को जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा मिली है। यह इलाज की सुविधा मिल सकती थी क्या? नहीं मिल सकती थी। यहाँ जो मेरे किसान भाई बैठे होंगे, बताइए इस देश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी ने सम्मान निधि के रूप में 2-2 हजार की 3 किस्तों में, चाहे छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, उसको देने की घोषणा किया। कुछ किसानों के पास पहली किस्त पहुंच गई होगी, पहुंची है नहीं पहुंची है? पहली पहुंचाने का काम किया। अगर ये सपा बसपा कांग्रेस वाले होते तो 85% उनके पास होता और केवल 15% आपके पास आता। इस प्रकार के भ्रष्टाचारी कमाएं खाएं। वो तो बस ये चाहता है कि आप पकोड़े तले, वो तो बस ये चाहता है कि आप अपने नाम के साथ चौकीदार जोड़ के बड़े खुश हो जाएं। मैंने तो अभी एक इंटरव्यू में कहा कि जितने सांसद नरेंद्र मोदी जी की देखा देखी अपने नाम के साथ चौकीदार जोड़ रहे हैं, बस एक काम किया जाए, उनका वेतन, उनकी तनख्वाह सांसदों वाली काट करके चौकीदारी वाली कर दी जाए। उनकी असलियत आपको समझ में आ जाएगी, उनके ट्विटर हैंडल से चौकीदार हट जाएगा। तनख्वाह सांसदों की ले रहे हैं, नाम के सामने चौकीदार जोड़ रखा है। यह हिंदुस्तान है, इसे गुमराह करना बंद करिए। हमें चौकीदार मंगाना होगा तो हम पड़ोसी मुल्क नेपाल से मंगा लेंगे। हमें प्रधानमंत्री चाहिए। अगर आप चौकीदार हैं और चौकीदारी का दावा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, तो बताइए कि आप उस वक्त चौकीदारी कैसी कर रहे थे जब विजय माल्या इस मुल्क को छोड़ के भाग गया? आप कैसी चौकीदारी कर रहे थे जब नीरव मोदी इस मुल्क को छोड़ करके भागा? कैसी चौकीदारी कर रहे थे? तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है। देश में फैली नफरत वाली बीमारी पर लानत है। रोज लुटेरे देश लूट कर नाक के नीचे भाग रहे, चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है। हम ऐसे चौकीदार का क्या करें? ओढ़े की बिछाएं कि अगरबत्ती जलाएं? क्या करें ऐसे चौकीदार का जो देश लुटवा रहा है? तो मैंने रवाना वालों से कहा कि रवाना वालों 23 अप्रैल को ईवीएम की बटन ऐसे दबाओ कि ये जो चौकीदार है ये गुजरात रवाना हो जाए, बस और कुछ नहीं। मैं आज यहाँ भी ये अपील करूंगा कटाबाग वालों कि ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई लखनऊ में सरकार बनाने की लड़ाई नहीं है। मैं यहाँ किसी की बुराई, किसी की भलाई करने नहीं आया हूं। मैं बस आपसे इतना कहने आया हूं कि गुमराह मत होइएगा,
बटिएगा मत। एक भी वोट अगर आप खराब करेंगे तो आने वाली नस्लें आपका गिरेबान पकड़ के आपसे सवाल पूछेंगी कि जब मुल्क मुश्किल में था, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान जंतर मंतर पर जलाया जा रहा था, तो मुरादाबाद वालों तुम कहां अठबंधन गठबंधन के चक्कर में फंसे थे? तुम्हें तो दिल्ली की हुकूमत बदलने की लड़ाई लड़नी थी। मुरादाबाद बड़ा हसास शहर है। ये जिगर मुरादाबादी साहब का शहर है, ये सूफी अंबा प्रसाद का शहर है, ये नवाब मज्जू खां साहब का शहर है, जिसने हमेशा लोहा लिया है बड़ी बड़ी ताकतों से। मुरादाबाद वालों, पूरा हिंदुस्तान के बाहर के न जाने कितने मुल्कों में बैठे हुए लोग मुरादाबाद की तरफ उम्मीदों भरी नजरों से देख रहे हैं। यह मुरादाबाद का चुनाव तो पूरे मुल्क में हो रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि चुनाव सिर्फ मुरादाबाद में हो रहा है। अपनी अहमियत समझिए, अपने वोट की ताकत समझिए। बाहर निकलिए 23 अप्रैल को मुत्तहिद होकर के, एकजुट होकर के। मैंने पहली जनसभा में भी यह बात कही थी कि मेरा टिकट पहले हुआ था। मैं तो ये सोच के मुरादाबाद आया था कि मैं जाऊंगा, मेरे वालिद भी डॉक्टर हैं, वो भी डॉक्टर हैं, मैं जाऊंगा उन्हें अपने सीने से लगा के कहूंगा कि डॉक्टर साहब अब आपकी काफी उम्र हो चुकी है, मैं बेटे की तरह हूं, अपनी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पे डाल दीजिए, मैं बेटा बनकर खिदमत करूंगा मुरादाबाद की। लेकिन मुझे नहीं पता था कि भाजपा को जिताने की साजिशें शुरू कर दी जाएंगी। लेकिन मेरा मानना है कि जब ऊपर वाला आपके साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कितनी भी साजिशें कर ली जाएं, कितनी भी साजिशें रच ली जाएं, लेकिन पिछले 4-5 दिनों में जो करवटें हुई हैं मुरादाबाद में, जो माहौल बदला है मुरादाबाद में, मैं खुद हैरत में हूं कि ऐसा कौन सा जादू कांग्रेस का चल रहा है कि जिधर गुजर जा रहे हैं हम, जिधर हमारे साथ बड़े बुजुर्ग गुजर जा रहे हैं, यूं लग रहा है कि कांग्रेस के निशान के अलावा कोई निशान ही नहीं है। ये जुनून देख करके आ रहा हूं मैं। जब मैंने इस मुरादाबाद को अपना घर मान लिया है, मैं जिगर कॉलोनी में घर ले रहा हूं, तो मैं बाहरी नहीं हूं और आज से मैं सफाई नहीं दूंगा। आज से मेरी सफाई आप देंगे, मेरी जमानत आप लेंगे। मेरी जमानत असद मौलाई है, मेरी जमानत आनंद मोहन है, मेरी जमानत अनुभव मेहरोत्रा है, ओपी सिंह साहब है, रिजवान कुरैशी है, असलम खुर्शीद साहब है, आजम साहब है, अहमद है, मेरी जमानत आप हैं। मैं आपके कुनबे का सबसे छोटा बेटा हूं। जो चाहिए मेरी तरफ से वादा कर लीजिए मुरादाबाद की आवाम से, इनसे वादा कर लीजिए कि बेटे को सांसद बनाइए, साल भर के अंदर यूनिवर्सिटी की बुनियाद पड़ेगी। इनसे वादा कर लीजिए, आप सब बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बड़ों, मैं आपसे कह रहा हूं कि मुरादाबाद की आवाम से वादा कर लीजिए कि बिजली चेकिंग के नाम पर जितना आपको अधिकारियों ने प्रताड़ित किया है, कुछ लोग सदमे में मरे हैं, पहुंचाइए पार्लियामेंट, उठाऊंगा पार्लियामेंट में उस सवाल को भी, पूछूंगा उस मौत का कारण उनसे भी। जो लोग तुम्हारे खाने पर, तुम्हारे रहने पर, तुम्हारे सोने पर, तुम्हारी अजानों पर, तुम्हारे भजनों पर पाबंदियां लगाना चाहते हैं, मुझे उनसे भी सवाल पूछना है, लेकिन उसके लिए मुझे पार्लियामेंट तो पहुंचाना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं सरकारी अस्पताल की हालत, मैं देख रहा हूं हेल्थ सर्विसेज की हालत इतनी बदहाल है। जो रिश्ता है मेरा राहुल जी से, जो सम्मान मुझे, जो प्रेम, जो स्नेह आदरणीय प्रियंका जी देती हैं, आज मैं यहां खड़ा होकर आपसे वादा करता हूं कि इससे पहले पता नहीं कितने लोगों ने वादा किया होगा, लेकिन एक 30-31 साल का नौजवान लड़का आपसे वादा कर रहा है कि पार्लियामेंट भेजो, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनाओ। ऊपर वाले ने, खुदा ने, ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने चाहा तो अपने 5 वर्षीय कार्यक्रम के दौरान यहाँ पे एम्स की नींव पड़ेगी तो पड़ेगी। इसके लिए मुझे चाहे सरकार से जितना लड़ाई लड़ना पड़े। राहुल जी कह रहे हैं कि न्याय योजना के तहत हर गरीब परिवार को साल भर में 72,000 रुपए मिलेंगे। मैं वादा कर रहा हूं, मैं वादा कर रहा हूं कि मैं राहुल जी का दामन पकड़ूंगा और उनसे कहूंगा कि देखिए भैया,
दीदी की ससुराल भी है वहां। नेट में सीट दी है मुरादाबाद वालों ने, तो उस न्याय योजना के 72,000 सालाना वाले जो स्कीम है उस पर पहला हक तो मुरादाबाद वालों का। मैं लेके आऊंगा वो पैसा, छीन करके नहीं बल्कि प्यार से मांग करके। मैं तो छोटा हूं, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। मैं उत्पात मचाऊंगा जाकर के और उनसे कहूंगा कि नहीं, दीदी की ससुराल है, उनका हक पहले है, ले आऊंगा मैं आपसे वादा कर रहा हूं। मेरे भाई, मैंने देखा है कि इतने बड़े बड़े लोग गुजरे, लेकिन यहां से डायरेक्ट मुंबई के लिए कोई ट्रेन नहीं है। आपके भाई को ताकत दीजिए, मुझे यहां से मुंबई के लिए डायरेक्ट ट्रेन चलवानी है। पीतल उद्योग जीएसटी की मार से कराह रहा है पीतल उद्योग। छोटे छोटे कारोबारियों को बर्बाद कर दिया गया है। दुआ करिए कि ताकत मिले तो हर वो योजना सरकार से छीन के लाऊंगा जो आपके लिए जरूरी है और जिसकी आप मुझसे तवक्को करते हैं, जिससे उम्मीद करते हैं। आज मैं आपसे जज्बाती बातें नहीं कर रहा हूं, आज मैं आपसे आंकड़ों के हिसाब से बात कर रहा हूं। और जो आपको गुमराह करने आए, मैं इस मंच से खुला चैलेंज करता हूं कि बैठा लिए जाए तीनों प्रत्याशी, इस शहर की आवाम जज बन जाए, इस आवाम की अदालत में तीनों को बिठा लिया जाए और इस आवाम की अदालत में उनसे सवाल पूछे जाएं। अगर मेरा विजन, मेरा मिशन, मेरी सोच, मेरी ईमानदारी पसंद आ जाए तब एक तरफा मुझे चुनिए। साथ आपसे ये बात कह रहा हूं क्योंकि मुझे आपकी खिदमत करना है, मुझे आपकी सेवा करना है, मुझे आपके लिए काम करना है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा हाजी मुख्तार साहब का, हाजी सरदार साहब का, शाहिद भाई का, जिन्होंने खूबसूरत सा आज का ये प्रोग्राम सजाया है। मैं धीरे धीरे शहर की गलियां पहचानने लगा हूं। मैंने अब सोच लिया है कि मैं सांसों में आबाद हो जाएगा, अब इमरान नहीं रहेगा, मुरादाबाद हो जाएगा। वादा करता हूं आपसे, लेकिन उसके लिए एक बार दिल बड़ा करके मुझे कबूल करिए। आप मेरी जमानत हैं, मैं तन्हा हूं, बेसरो सामान हूं। जो लोग ये कह रहे थे कि चुनाव ऐसे नहीं, ऐसे लड़ा जाएगा, वैसे लड़ा जाएगा, मैं तो चुनाव ईमानदारी और ईमान की ताकत पे लड़ रहा हूं। मुझे उसकी जात पे बड़ा भरोसा है। मैं इस लड़ाई में कूदा ही इसलिए हूं क्योंकि मुझे आपके लिए कुछ काम करना है। भरोसा करिए, बहुतों पे भरोसा किया। मैं एक टैगलाइन लगातार कह रहा हूं कि मैं पहले दिल जीतूंगा, उसके बाद चुनाव जीतूंगा। मैं वही काम कर रहा हूं। मैं यहां नेता बन के नहीं आया हूं, मैं यहां बेटा बन के आया हूं। आप यकीन करें कि मायूस नहीं करूंगा, बस मेरी इस आवाज को कमजोर मत पड़ने दीजिएगा। जिस दिन मुझे टिकट हुआ था, मैं रात में बैठ करके बहुत देर तक तन्हाई में रोता रहा कि अल्लाह पता नहीं मुझसे क्या काम लेना चाहता है तू। लेकिन फिर मुझ में हिम्मत आई। मेरी अम्मी ने, बहुत कम पढ़ी लिखी माँ ने मुझसे कहा कि जब तुमने जुल्म के खिलाफ नज़में पढ़नी शुरू की थी तो क्या तुम उस वक्त डरे थे? तुम नहीं डरे। अगर तुम नहीं डरे तो आज क्यों कश्मकश में हो? आज भी मत डरो, जाओ जबान के बीच में जिसकी तुम लड़ाई लड़ते रहे हो। जाओ नजीब की अम्मी के आंसुओं को लेकर के लोगों के बीच में, जाओ पहलू खान की दोनों आंखों की नाबीना माँ के आंसुओं को लेकर के, जाओ रोहित बेमुला की माँ की दुआओं को लेकर के, जाओ मोहम्मद उमर और रकबर और जुनैद के परिवार की चीखों को लेकर के लोगों के बीच में, और लोगों से कहो कि मुझे इन चीखों की लड़ाई लड़नी है, मुझे पार्लियामेंट भेजो।